तो जयते हम अपने चैनल रोग मुक्त शरीर में स्वास्थ्य की पाठशाला के माध्यम से शरीर के रोगों का निदान के बारे में, शरीर को हम किस प्रकार से निरोगी रखें, सभी प्रकार के रोगों का निदान एक ही जगह पर कैसे हो जाए, एक ही विधि से कैसे हो जाए, इसकी सत्य सही जानकारी बताने का पूर्ण प्रयास करते हैं, जिससे आप आसानी से समझ सकें, कर सकें, सीख सकें, जान सकें और आप कितना विश्वास रखते हैं ये आप पे निर्भर करता है। आज हम चर्चा करेंगे ब्लैक फंगस के बारे में। इस समय ब्लैक फंगस जो है उसकी बड़ी चर्चा है, ये भी एक बड़े गंभीर रोगों में शामिल हो गया है। तो इसको आपको जानना ज़रूरी है कि किन किन लोगों में ब्लैक फंगस की बीमारियां जल्दी आ जाती हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं। बड़ी सरल भाषा में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे और हमें पूर्ण आशा है कि इसको सभी लोग सब परिवार बैठ करके देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जो मन के अंदर तमाम भ्रांतियाँ हों, मन के अंदर जो तमाम सारे कन्फ्यूजन हों, मन के अंदर तमाम सारे जो अविश्वास हों, वो चीज़ें आप लोगों की घर बैठे दूर हों और इस प्रकार के रोग से किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा कौन से इससे बचाव के उपाय हैं जिससे कि आप उसको बचा सकते हैं और अपने को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ब्लैक फंगस, काला फंगस यानी काला फफूंदी। फंगस तो बड़ी कॉमन चीज़ है, अंग्रेजी में फंगस कहते हैं, हिंदी में फफूंदी कहते हैं। फफूंदी तो सभी लोग जानते होंगे, कभी कभी देखते नहीं बारिश के दिनों में जूते में सफ़ेद सफ़ेद रुई की तरह आ जाता है, बेल्ट के अंदर आ जाता है, या कभी कभी रोटी आम रख देते हैं बारिश के दिनों में तो रोटियों में कभी फफूंदी आ जाती है, देखते हैं आप। कभी कभी पूड़ी कचौड़ी में भी फफूंदी आ जाती है अगर आप उसको रख देते हैं ब्रेड के अंदर, डबल रोटी के अंदर, प्याज के अंदर, इन सब चीज़ों में विशेष तौर से आती है। या जो चीज़ें हमारी फ्रिज के अंदर रखी रहती हैं उसके अंदर भी फफूंदी आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये सब चीज़ें फफूंदी के अंदर आती है। उसके अंदर जो है कभी कभी क्या होता है कि कुछ फफूंद जिसमें से बहुत सारी फफूंदियाँ ऐसी हैं जो कि शरीर के लिए बड़े रोग उत्पन्न करती हैं। तो ये जो ब्लैक फंगस है, इस फंगस का नाम है म्यूकरमाइकोसिस। नाम ना हिंदी में आप समझ लेंगे ब्लैक फंगस और इसको अंग्रेजी में कहते हैं म्यूकरमाइकोसिस। ये जो इस समय ब्लैक फंगस चला हुआ है, ब्लैक फंगस से जो लोग पीड़ित हो रहे हैं ज़्यादातर ये उन लोगों को या ये जो है या तो उनके नाक में हो जाता है या उनके साइनस, ये अंदर जो हमारे नाक के अंदर जो रास्ता बना ट्यूब गई साइनस के अंदर जाता है, या आँखों में या दिमाग में ये चीज़ें फैल जाती हैं और धीरे धीरे करके उन चीज़ को नष्ट करने लगती हैं, जो जिससे कि काले धब्बे पड़ जाते हैं चमड़ी में, यहाँ भी धब्बे पड़े, कहीं भी शरीर के अंदर चमड़ी के अंदर काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो नॉर्मली ये क्यों होता है? इसका सबसे बड़ा कारण ये हमारा है कि जो इसमें हमारी ये कोरोना की बीमारी चल रही है या किसी भी तरह की वायरस बीमारी चल रही है, उसके अंदर जो हम बहुत सारी दवाइयाँ खाते हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जिसके अंदर विशेष तौर से जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं, जो लोग ऑक्सीजन का सपोर्ट लेते हैं, या जो लोग आईसीयू में रखे जाते हैं जिनको रखना पड़ता है, या उस तरह के पेशेंट जो कैंसर के पेशेंट्स हैं या जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई हैं, ऑलरेडी उनकी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही हैं। तो इस तरह के लोगों में ज़्यादातर ब्लैक फंगस होने के चांसेस या ज़्यादा ब्लैक फंगस होने की उम्मीदें बढ़ जाती हैं। उन्हीं लोगों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। तो सबसे मेन चीज़ तो ध्यान रखना चाहिए कि इसके लक्षण क्या क्या, थोड़ा सा उसको जानना बहुत ज़रूरी है। लक्षण क्या होगा? या तो बुखार आएगा, आ रहा होगा, या बुखार आएगा, सर दर्द, खांसी, सांस का फूलना, नाक का बंद हो जाना, नाक में म्यूकस के साथ खून आना, आँखों में दर्द, आँखों में फूल आना, आँखों के अंदर सूजन आ जाना, और एक चीज़ दो दिखाई पड़ना, या कभी कभी आँखों से दिखाई बंद हो जाता है। चेहरे में एक तरफ दर्द, सूजन, चेहरे को कहीं ना कहीं शरीर के अंग का सुन्न हो जाना, दांतों में दर्द, दांत का हिलने लगना, चबाने में दर्द होना, और कभी कभी उल्टी या खांसने में बलगम आना, और बलगम के साथ उसके अंदर खून का भी आना। ये सारे लक्षण जो हैं वो सब हमारे ब्लैक फंगस की तरफ हमको इंडिकेट करते हैं या ब्लैक फंगस के लक्षण हमारे शरीर के अंदर दिखाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर इस तरह के किसी भी तरह के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसके लिए नाक के, कान के, गले के, आँख के, चेस्ट के प्लास्टिक सर्जन इस प्रकार के डॉक्टरों से तुरंत संपर्क करना चाहिए, बिना किसी प्रकार की इधर उधर की फालतू सलाह के।
और दूसरी चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादातर जब भी इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हों तो उस समय जो एक स्टेरॉइड दिया जा रहा है, उस स्टेरॉइड को बिना सही डॉक्टर की जानकारी के कभी भी अपने मन से नहीं लेना चाहिए। कोई फलाने ने स्टेरॉइड खाई, चलो हम भी स्टेरॉइड खा लें, फलाने ने स्टेरॉइड खाई, उन्होंने सलाह दी, अरे भाई घबराते कोई स्टेरॉइड खा लो। कभी नहीं, जब तक कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर से या जो आपके परिवार से संबंधित डॉक्टर्स हों, बिना उनकी सलाह के किसी भी प्रकार के स्टेरॉइड को मत खाएं। उन स्टेरॉइडों में ज़्यादातर मुख्य कौन कौन से हैं? डेक्सामेथासोन जिसे डेकाड्रान कहते हैं, प्रेडनिसोलोन जिसे वाइसोलान के नाम से जानते हैं, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, ये 3-4 स्टेरॉइड जो होते हैं, ये स्टेरॉइड का सेवन कराया जाता है। लेकिन इन स्टेरॉइडों के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो बिना डॉक्टर के, फिर कह बिना डॉक्टर के उचित सलाह के किसी भी तरह के स्टेरॉइड का सेवन ना करें। अब हम आते हैं कि कुछ थोड़े से घरेलू उपाय बता रहे हैं जो बड़े ही लाभदायक हैं आपके। उनको अगर आप करते रहेंगे या ज़रा सा शुरुआत भी हुई है तो उसमें ये आपके लिए एक तरह से रामबाण साबित होंगे और बड़े सरल और बड़ी सस्ती चीज़ें हैं। जैसे फिटकरी नमक डाल करके उसको हल्का गर्म करके उसका गलारा करें। बड़ी सरल सरल चीज़ें, इसके लिए आप कोई बहुत ज़्यादा ना खर्चीली है ना बहुत ज़्यादा महंगी है, बस आपको करना है। फिटकरी में नमक डाल करके उसका गलारा करें आराम से। फिटकरी में नमक डाल करके, थोड़ा सा नमक डाल करके उसका मंजन खूब अच्छे से करें, खूब बढ़िया से मंजन करें। कुल्ला भी फिटकरी का करें, नमक ना मिले तो चले फिटकरी से, लेकिन नमक सेंधा होना चाहिए, इसे ध्यान रखिए। हल्दी, नमक और तेल को कड़वा तेल में या तिल के तेल में उसका पेस्ट बना करके अपने दांतों में खूब अच्छे से उसका पेस्ट करें। सुबह शाम 2 टाइम करें। इसके बाद हल्दी में सेंधा नमक मिला करके, मान के चलो तेल नहीं तो हल्दी और सेंधा नमक मिला करके उसको जो है अच्छे से घसाई करें। इससे ये मान चलिए सेंधा नमक नहीं है तो हल्दी और तेल को ही, सरसों का तेल या तेल का तेल मिला करके अच्छे से उससे पे दांतों में मंजन की तरह घसाई करें। और नाक में दिन में 3 से 4 बार सरसों का तेल अपने हाथों से ले लीजिए, डुबोइए उसको और अच्छे से उसको प्रेशर से जरा से उसको अंदर तक सिप करिए। चाहे नारियल का तेल हो चाहे सरसों का तेल हो, जो में से कोई ना कोई तेल तो घर के अंदर रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि इसमें कोई तेल ना रहता हो। और उससे बड़ी दूसरी चीज़ क्या है कि नीम की पतली डंडी, नीम की पतली पतली डंडियाँ, हरी नीम की, उनको चबाइए, धीरे धीरे उनको चबाइए। चबा करके उसका रस अंदर लीजिए। या फिर नीम की दतून, अगर आप नीम की दतून चबा सकते हैं तो नीम की दतून लाइए मुलायम से अच्छी सी, और उसको खूब चबाइए। चबा करके उसके रस को अंदर लीजिए, पूरे दांतों में उसको फैलाइए, फैला के बाहर फेंक दीजिए। इसके बाद उसी दतून से धीरे 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 अपने दांतों को आप रगड़िए। अब देखिए कितनी सरल चीज़ें हैं, हर जगह उपलब्ध हैं और बड़ी गुणकारी हैं और कहीं पर किसी भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर इसके बाद आप बिटाडीन लोशन मेडिकल स्टोर से लेकर के चले आइए। बिटाडीन लोशन से कुल्ला करिए आप आराम से आप। इसके बाद फिर जो है कैंडिड लोशन जो है, जहाँ पर और बाहर के धब्बे पड़े हुए हैं, मान के चलो सारे कहीं पे पड़े हुए हैं, तो बिटाडीन लोशन से कुल्ला मत करें सारी, उसको लेकर रूम में लेकर के उन धब्बों पे लगा लीजिए आप आराम से। जहाँ पर यहाँ पे धब्बा आ गया, यहाँ धब्बा आ गया, जहाँ पे उसके स्पॉट आ गए उस पर आराम से उसको लगा लीजिए। और लगाने के बाद फिर बाद में कैंडिड लोशन से कैंडिड ऑइंटमेंट, दोनों मेडिकल स्टोर मिले, कोई भी लगा कर अपना रात में लगा कर सो जाइए, एक बार फिर दिन में लगा लीजिए। तो बड़ी सरल सरल चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बड़ी सहायक हो सकती हैं। और फ्रिज की रखी किसी भी प्रकार की चीज़ें हो, चाहे ठंडा पानी हो, चाहे दही हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे पाव हो, चाहे कोई भी चीज़ फ्रिज में रखी हुई चीज़ों का बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। और फ्रिज की सफाई रोज़ करते रहें, किसी भी तरह का फंगस फ्रिज के अंदर जमा न होने पाए या उसके अंदर पैदा न होने पाए। फ्रिज के चारों तरफ जो रबड़ लगा हुआ होता है उस रबड़ की खूब रगड़ रगड़ कर सफाई करें, क्योंकि उस रबड़ के अंदर भी धब्बे पड़ जाते हैं। और प्याज को विशेष तौर से आप देखिए, जब प्याज के अंदर आप कभी देखते काले काले धब्बे पड़ते हैं, या आपने प्याज को काटने के बाद तो काले धब्बे पड़े रहते हैं। अगर इस तरह का कोई प्याज मिले तो उस प्याज को बिल्कुल मत खाइए, उस प्याज को बाहर फेंक दीजिए। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप सावधानी से करते रहेंगे तो आपको ब्लैक फंगस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, और बिल्कुल आप पॉजिटिव में रहिए, बिल्कुल हिम्मत से रहिए, फिर आप इस चीज़ से बड़े आराम से लड़ सकते हैं और पूर्ण रूप से इस रोग का निदान कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने मन के अंदर जो डर भर गया है उस चीज़ को निकालें, और निकालने के बाद सही पद्धति, सही विधि, सही मार्ग, सही उपचार को जानें, और उस चीज़ को आप भी करें। अपने परिवार में किसी को तकलीफ हो उसको बताएं, और ना आने पाए तो नीम की दतून तो बड़ी कॉमन है, मंजन जो बताए इनको करते रहिए आप इस बीच में। तो क्या होगा, वो चीज़ डेवलप ही नहीं होगी, वो चीज़ ग्रोथ ही नहीं होगी, फंगस आएगा ही नहीं। तो दोनों चीज़ें यानी उपचार में भी काम करेंगी और इसके बाद हमारा एज ए प्रिवेंटिव भी है हमारी।
तो दोनों चीज़ों से आपको लाभ मिलेगा। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ को बताएं, सरल भाषा में समझाएं और इन चीज़ों से किस तरीके से वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं, इन विधियों को भी एक दूसरे को बताने की पूर्ण रूप से कोशिश करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को लाभ उठा सकें और अपने शरीर को ब्लैक फंगस से दूर रख सकें। और ब्लैक फंगस अगर उन्हें हो गया है तो उससे बचने के उपाय भी वो पूर्ण रूप से जान सकें। सत्यमेव जयते।